तो वेलकम टू एवरीवन। पहला क्लास है नहीं? कितने छोटे छोटे बच्चे और कितने बूढ़े बूढ़े टीचर। तुम लोगों को लग रहा होगा क्या पढ़ाएंगे। अश्विनी थोड़ा बहुत जानता है हम क्या पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो सोचते होंगे कि कुछ खुलने वाला है। मैजिक आता है ना, मैजिक लेके डिब्बा एक खुलता है, अंदर से कुछ निकलता है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पढ़ाता हूँ ये जो फाउंडेशन कोर्स, उसका मकसद क्या है। मकसद क्या है कि 11-12 में जो लोग साइंस परस्यू करना चाहते हैं, या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो 2 साल के समय में वो सारा चीज़ को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आई ऑल्सो टीच क्लास 11-12 पीपल। माई ग्रुप्स आर गोइंग एट देयर एट कोयल नगर, C567 कोयल नगर। तो अगर पहले से आपको हर चीज़ का थोड़ा सा जानकारी रहेगा, क्लैरिटी रहेगा, फंडामेंटल क्लैरिटी रहेगा, तो चीज़ें आपको तब बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी बच्चे 8, 9, 10 में क्लास मेरे पास फाउंडेशन कोर्स किए हैं, और ऑन दी अदर हैंड जितने भी बच्चे को राउरकेला से सिंस लास्ट 5-7 ईयर्स जितने लोगों को NIT, IIT, मेडिकल कुछ भी मिला है, each and everyone must be my student, either directly in the foundation course or in 11-12 they were with me, a preparatory course। और जो लोग 5 साल पूरा किए हैं, there was a team, उस बैच का सारा बच्चों को NIT मिल गया, 2 को IIT मिला, 1 बच्चे को खाली बुल्ला में मिला। Those people have completed 5 years with me, 8, 9, 10, 11, 12। समझ में आ रहा? तो 11-12 में उनको क्या पढ़ाना था? खाली हाई लेवल की चीज़ें पढ़ाना, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें उनको आता है ना। कोई मिसकंसेप्शन नहीं, सब कुछ समझे आता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है तो फंडामेंटल उनके पास क्लियर है। तो स्कूल वाले क्यों नहीं करवाते हैं? NCERT वाले अपनी क्लास 8 लेवल में क्यों नहीं करवाते हैं? होता यूँ है कि जब आप 8, 9, 10 कंप्लीट करके 11-12 में जाते हो, तो नए मैथमेटिकल टूल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स है उसमें जब वेक्टर या फिर कैलकुलस जोड़ देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। कोई अगर 8, 9, 10 में फाउंडेशन कोर्सेज नहीं किया है, वो नॉर्मल चीज़ें पढ़ाए, वहाँ पर जाके नॉर्मल चीज़ों को बढ़िया से 11th क्लास में समझेगा, फिर उसके बाद उसका वेक्टर एप्लीकेशन एंड कैलकुलस एप्लीकेशन समझेगा, तो उसका समय निकल जाता है, समय पूरा होता ही नहीं। और अक्सर वो एज जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग एज होता है, बच्चे बदमाशी करते रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग पढ़ने के लिए आए हो। नाउ डू यू थिंक इन राउरकेला दिस मच चिल्ड्रन आर देयर? मेनी आर देयर। वो पढ़ने के लिए नहीं आए। हाँ सर, किसी का दूर होगा, किसी का फिनेंशियल प्रॉब्लम होगा, वो नहीं है। आपको कोई वीडियो मिलेगा, किसी दूसरे को दे दो, वो देखेगा ही नहीं, उसको सब में इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, इजी गोइंग है। तो ढंग से मेहनत करोगे तो सारा चीज़ें आपको बढ़िया से मिलते हुए जाएंगे। और जब 11 में पहुंचोगे, आप सोचोगे अरे मेरे कोलिग्स क्या है, उनको तो कुछ नहीं आता है, मेरे को सब कुछ आता है। कोई भी चैप्टर खुद से पढ़ सकते हो, है ना। वेल, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। क्या है? एक हुआ नोइंग द फैक्ट, दूसरा हुआ अंडरस्टैंडिंग, तीसरा हुआ अप्लाइंग और एप्लीकेशन। आप जो चीज पढ़ोगे वो एक डाटा के तौर पे आपको दिया जाएगा। आपको पहले जानना है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है तो कैसे होता है, समझना है उसको। समझने वाला बात कैसे होता है? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स, और मोस्टली बाय थिंकिंग एंड एनालाइजिंग। कोई डाटा दिया गया, कोई बॉडी हायर अल्टीट्यूड में रखा गया है, तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्राई टू गो डाउन टुवर्ड्स द लोअर अल्टीट्यूड। क्यों ऐसे होता है? बड़ी द लॉजिक भी है। मतलब ग्रेविटी फ्री रीजन में नहीं आएगा। तो इज इट ओनली ग्रेविटी? सेइंग इज इट एनफ कि ग्रेविटी है खाली? हम आपको ऐसा काफ़ी केसेस दिखाएंगे जहाँ पर कोई चीज़ ऊपर चढ़ रहा है तो आपको अरे ग्रेविटी तो काम नहीं कर रहा है, चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है। आई कैन शो यू सम डेमोन्स्ट्रेशंस जिसमें कोई चीज़ नीचे छोड़ दिए, चढ़ते हुए ऊपर चला गया। तो ग्रेविटी जो बोल दिए, यू आर वेरी करेक्ट, आई डोंट से यू आर रॉन्ग, बट उसको प्रॉपरली समझना है कि हाउ दिस ग्रेविटी इज एक्टिंग। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यू कैन डू इट।
सपोज आप ऐसे एक इंक्लाइन ट्रैक बनाओ और मान लो कि ये कोई एक प्लास्टिक का रिंग है, ये प्लास्टिक का रिंग है और ये प्लास्टिक का रिंग में मान लो यहाँ पर एक आयरन बॉल लगा दिए हो, ठीक है। ये प्लास्टिक का रिंग क्या, सिलेंडर है, यहाँ पर एक रिंग रखा दियो, इसको लाके जब इसके ऊपर रखोगे देखोगे ये घूमने लगेगा नीचे और ये रिंग चढ़ने लगेगा ऊपर, लेकिन ये घूमने लगेगा। जैसे इसके ऊपर छोड़ देंगे, इसको लाके हम इसके ऊपर छोड़ देंगे तो होगा क्या, अब देखोगे ये जो डिस्क है ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा और ये चीज चढ़ने लगेगा। इफ इट इज ग्रेविटी देन व्हाई इट इज गोइंग अप। तो हमें समझना है कि क्या हो रहा है। ग्रेविटी मतलब व्हाट, इन व्हाट फॉर्म, आप करके देख सकते हो, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। तो ये जो एनालिसिस पार्ट है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन और बाय थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। काफी बच्चे अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग पार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, आता है, हाँ आता है, कोई भी चीज पूछो आता है। व्हाई ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, व्हाई ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। इफ यू गो ऑन आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर सिलेबस अप टू क्लास 12। चारों तरफ जितने सारे घटनाएं घट रहे हैं सारे के अगर व्हाई आप निकालोगे वो सारे आपकी +2 के सिलेबस में है। जो आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यों न्यूट्रॉन इसके अंदर है, वो सब अलग बात है। जो दिख रहा है डे टू डे लाइफ में चारों तरफ, वो सारा चीज का व्हाई हाउ इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस अप टू क्लास 12 एंड दे आर ऑल द पोर्शन ऑफ क्लास 12, आई मीन पोर्शन फॉर जी। और भी इंटरेस्टिंग चीज बता दें, ये सब दिस ईयर क्लास 12 में क्या हुआ मालूम है। कोर्स का जो पोर्शन दिया था वो पहले ही मेंशन कर दिया थी कि हम रटने वाले चीज कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं। 1 साल पहले से बोले थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया था, बच्चे रट के पास कर रहे हैं, बाद में चिल्लाते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब पूछा जाता है तुम इंजीनियरिंग किए हो, क्या करोगे, बोलो आप तुमको लोन देने के लिए तैयार है। कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लेके करेगा क्या, इसे कुछ बनता है नहीं, समझा नहीं, खाली जानता है ये होता है वो होता है, क्यों होता है नहीं मालूम है। जब तक क्यों होता नहीं मालूम है आप कैसे यूज कर पाओगे उसको, है कि नहीं। तो अभी क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम गया उसमें वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन दिए। कोई भी डेफिनेशन बताओ, जैसा था ना डिफाइन दिस, हाँ डिराइव दिस, वो सब कुछ नहीं था। जानते हो तो समझाओ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे डे टू डे लाइफ का रिलेटेड। इवन एक पैसेज भी था जो डे टू डे लाइफ के रिलेटेड, उसको पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। एंड देयर वाज 10 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स मतलब अभी आप क्लास 12 का बोर्ड दे रहे हो, आज तक जो पढ़े हो सब क्लास 1 से 11 तक, उसमें से 10 मार्क। एंड दैट वाज मोस्टली फ्रॉम क्लास 10 सिलेबस रिलेटेड टू कैलोरीमेट्री, है ना। क्लास 10 के जो है रिफ्लेक्शन रिलेटेड चीज़ें वो सब आ जाता है। मतलब आप जो पढ़ के आए हो वो पूरा शुड बी वेरी स्ट्रांगली अंडरस्टूड बाय यू। सेम चीज भी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन MBBS कोर्स ऑल्सो। MBBS में आजकल पहले क्या था, सेमिस्टर एग्जाम होता था, अब क्या किया है MBBS में फाइनल ईयर में योर पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द एंटायर कोर्स व्हाट इज टॉट। उसको पास करने में धुआं निकल जाता है। पूरा शुरू से अब तक जो पढ़ाएगा पूरा का ऊपर पूरा पोर्शन है हमारा, मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अभी जो लोग क्लास 8 में या क्लास 7 में या क्लास 9 में हिस्ट्री में 100 to 100 रखें, उनको क्लास 5 का हिस्ट्री आता है? नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तो एक चीज लेते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा ना। एक बार आप समझ गए चीजों को, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना है। दिस इज अनदर पार्ट अगेन। आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते, कैसे अप्लाई करते हो, कितना जल्दी अप्लाई करते हो, दैट अगेन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग नो डाउट, एंड योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो सब रहता है उसमें, है ना। और इस किस्म की एबिलिटी को भी चेक किया जाता है बाय क्वेश्चंस कॉल्ड असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। सुने हो कभी ऐसा क्वेश्चन के नाम? उसमें क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहेगा असर्शन, दूसरा रहेगा रीजनिंग, नीचे ऑप्शन में क्या रहेगा, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, ए फॉर असर्शन, आर इज फॉर रीजनिंग।
A is correct, R is correct, and R is the correct explanation of A. A is correct, R is correct. R is not the correct explanation of A. समझ में आ रहा है? A is correct, R is wrong. R is correct, A is wrong. 4 ऑप्शन आपको टिक लगाना है, 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा. दिस इज कॉल्ड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको. सपोज सपोज ऐसे दिया है स्टेटमेंट. ए में दिया है क्या? सन राइजेस इन द ईस्ट. रीजनिंग क्या दिया है? दूसरा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. बताओ तो ये क्या होगा? A is correct, R is correct, but R is not the correct explanation of A. ये सिंपल सा चीज दिया जिसको आप लोग सोच पाए, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल क्लैरिटी है. R क्या होने से? अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस बोल देने से, हाँ तो A is correct, R is correct, and R is the correct explanation of A. ऐसे होता कि नहीं होता? ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया. तो जिनके पास क्लैरिटी होगा तो ही ना सोच सकते हैं. फिजिक्स में आप लोग क्लास 7 कंप्लीट करके आए, कुछ लोग क्लास 8 में क्या पढ़ के आए बताओ? पूछते हैं कितना समझे हो अंदर? फिजिक्स में क्या पढ़े? ये सब पढ़े हो. रिफ्लेक्शन भी पढ़े हो. रिफ्लेक्शन कब होता है? ऐसा नहीं होता. क्या अस्मित बता सकता है व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस? याद है? भूल गए? वो नहीं है, वो तुम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि तुम लोग बुतरू समझते हैं. ये बच्चे कुछ नहीं जानते, कुछ भी लिख दो चलेगा, वो लोग हाँ जी कर लेंगे, रट लेंगे, स्कूल वाले वही पढ़ाएंगे. दैट इज नॉट द रीजन व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. Suppose a light is coming, I keep a glass plate here. Will there be any reflection without any silvering? Yes, there will be reflection. Yes, yes. And where the reflection will take place? At the front face or the back face? Just glass plate है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, दोनों सरफेस में. तो फिर आपका डेफिनेशन कहाँ खड़ा हुआ? हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. ये कोई ग्लास ब्लॉक है, ये लाइट रे अगर आया, यहाँ से कुछ वापस जाएगा, अंदर कुछ आएगा, यहाँ से कुछ वापस जाएगा, ऐसे सॉरी ये ऐसे आएगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा. मतलब यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ से निकल के आएगा, ऐसे सेवरल रिफ्लेक्शंस. तो रिफ्लेक्शन को सही तरीके से समझने की जरूरत है. जब हम मिरर खरीदने जाते हैं, थिक मिरर पसंद करते हैं कि थिन मिरर पसंद करते हैं? Why not thick mirror? स्ट्रॉन्ग होगा. उसमें क्या होगा? 2 रिफ्लेक्शन आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से. और ये थिकनेस जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में गैप उतना ज्यादा होगा. ये अगर थिन हो गया, यहाँ पर हो गया, तो दूसरा वाला यहाँ से गया, तो उसके आसपास एकदम मिलते हुए गैप हो जाएगा. तो आपको दो फेस दिखेगा. अपना फेस साइड में रावण जैसा, एक दूसरा ठो थोड़ा सा निकला नहीं. अब बोलोगे मेरा 4 कैसे हुआ? अरे 4 नहीं, तेरा 2 ही है, 2 ठो बाकी साइड में निकला है ना. ये चीज तो नोइंग के लिए जो है वो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल. मेरा काम है आपको सारा डाटा देना, लेकिन मैं डाटा दूंगा तो आप डाटा लोगे कोई ज़रूरी नहीं है. उसके लिए आपका ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है. आज तो पहला क्लास है, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ. मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीख पाओगे. मैं कुछ बताऊंगा तो आप सीख लोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. आपको अगर सीखने का इच्छा होगा, क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे नहीं होता है, तभी जाके आपको जानने में एक इच्छा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्यून्ड. यू आर गेटिंग ट्यून्ड विद द वे आई एम टीचिंग. तो आपको अच्छा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको जानना है, अच्छा लग रहा है. मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो है ना. तो पहला हुआ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, जानने की इच्छा. बचपन में आप लोग पूछते हो मम्मी स्काई ब्लू क्यों दिखता है ना.
वाई दिस इज लुकिंग दिस कलर, वाई दिस पेन इज लुकिंग ब्लैक। नहीं, अगर अस्मित वाइट ड्रेस पहना है और वो लड़की ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी, दोनों धूप में जाएंगे तो किसको ज़्यादा गर्मी लगेगा, किसको लगेगा? फिर भी सारे लड़कियां ब्लैक ही पहनती हैं, लड़के भी ब्लैक पहनते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक। गाय और भैंस दोनों को ले लेंगे, किसको ज़्यादा तकलीफ होता है? भैंस चला जाता है ना पानी में, जहाँ भी थोड़ा सा कीचड़ मिलेगा उसमें घुसे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। गाय तो वैसे भी सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, थोड़ा बहुत गोरा गोरा सा, है ना? क्यों होता है ऐसे? जैसे ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से टॉर्म आता है, ब्लैक होल, है ना? ये ऑब्जर्व करता है। क्यों ऑब्जर्व करता है? कुछ नहीं छोड़ता है। मतलब हर एक बॉडी का हीट को ऑब्जर्व करने की, लाइट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है। कौन सा लाइट को ऑब्जर्व करेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कोई चीज़ रेड दिख रहा है, मतलब इट इज ऑब्जर्विंग ऑल कलर्स ऑफ लाइट एक्सेप्ट, अगर उसके ऊपर व्हाइट लाइट डालोगे वो रेड दिखेगा, ब्लू लाइट डालोगे तो ब्लैक दिखना, क्योंकि तो ब्लू को ले लिया, छोड़ा ही नहीं, कुछ आ नहीं रहा, लाइट तो देखोगे किसी, है कि नहीं? देखो आप लोग बड़े स्मार्ट हो, मस्त मस्त है। अच्छा, तो आपके पास एक इंटरेस्ट होना और एक इंट्यूशन होना भी बहुत जरूरी है नोइंग के लिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, एक इंट्यूशन होना चाहिए। इंट्यूशन मतलब कोई लॉजिक नहीं है, आपको लग रहा है कि ऐसे होगा। क्यों लग रहा है मालूम नहीं है, यू डोंट नो व्हाई, लग रहा है ऐसा ही होगा। कभी कभी लगता है कि नहीं ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्यों होगा नहीं बता सकते। ये ह्यूमन ब्रेन है भाई, बड़ा पावरफुल है। हम अगर आगे चल के आपको क्लास 11 में कभी पढ़ाएंगे तो उसमें एक चैप्टर पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ाते हैं बताओ आपको। ऐसे पढ़ाते हैं कि सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ से कोई बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए और 60 डिग्री एंगल करके फेंक दिए, तो पक्का वो ऐसे जाएगा, इधर कहीं आके गिरेगा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा। कितना दूर पे गिरेगा? से जितना दूर पे गिरेगा उसको हम कहते हैं रेंज और आर, ठीक है। लेकिन जब आप कोई बॉल फेंकते हो, वो कैच करता है, क्या वो मेजर करता है कितने एंगल में फेंकेंगे, कितना वेलोसिटी में फेंकेंगे, उसके हाथ में गिरेगा? वो तो फेंकता है, वो कैच कर लेता है कि नहीं? सोचो हाउ पावरफुल इज योर ब्रेन। नहीं, हम लोग न्यूटन लॉ थोड़ा बहुत जानते ही नहीं जानते हैं? जानते हैं न्यूटन लॉ? बताओ फर्स्ट लॉ क्या था? अरे मुझे स्टेटमेंट बुक वाला नहीं चाहिए, मुझे मीनिंग चाहिए। बड़ा लास्ट वाला क्या है? तुम्हारा नाम क्या, पूरा नाम क्या था? श्रेष्ठा रॉय, नहीं? अच्छा, ईरा कौन है? ईरा कोई ईरा 3 बार सुबह से फोन किया, अभी तक नहीं है। एनीवे, अब वीडियो देखेंगे तो सुनेंगे मेरे नाम पे सर बोल रहे थे। हाँ बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? कैसे पता चला, कब पता चला आपको ये चीज? बताओ कौन सी क्लास में आया, कौन सी क्लास में आया? ऐसे ही पढ़ाया नहीं गया, तुम लोग जानते हो। अरे तो फिर न्यूटन लॉ क्यों कहो? तुम्हारा लॉ है, अपना नाम में डालो अपना नाम में डालो, न्यूटन बताया मैंने। असलियत तो ये है कि ये चीज सबको मालूम है, जो इवन क्लास 1 में पढ़ता है उसको भी मालूम है कि नहीं? जो क्लास 1 में पढ़ता है वो अगर कहीं खेल रहा होगा, अपना बॉल वहीं छोड़ देगा, वापस आएगा पानी पीने के लिए, फिर जाएगा बॉल लेने। कहाँ पे जाएगा? जहाँ पर छोड़ा था ना, तो उसको मालूम है जहाँ छोड़ा था वहीं पड़ा होगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो पूछेगा क्या, कौन लिया कौन लिया? मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, बिना उसके तो जाएगा नहीं, खुद से तो नहीं जाएगा वो, है कि नहीं? तो उसको भी मालूम है। थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या वो क्लास 1 वाला बच्चा नहीं जानता है? उसको बोलो कि दौड़ के जाओ, दीवार के साथ टकराओ, वो क्या करेगा? दौड़ के जाएगा, दीवार के पास आने से स्लो हो जाएगा। क्यों? जानता है जितना जोर से मारेगा उतना जोर से दर्द होगा उसको। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बोले कि हम भी जानते हैं। क्यों? न्यूटन बोले। अभी न्यूटन क्या बोले था, हम भी तो जाने, है कि नहीं? वी ऑल्सो न्यू इट, ओनली थिंग इज वी हैव नेवर डिस्कवर्ड और नेवर टेकन दिस थिंग्स इनटू ग्रांटेड। न्यूटन बोले हाँ हाँ हाँ, हम लोग वेरीफाई किया हमारे एक्सपीरियंस के साथ। तो काफ़ी चीज़ें ह्यूमन ब्रेन के साथ है। मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाते वक्त आप अगर ओपन माइंडेड रहोगे, जो नॉलेज आपके पास है उसी से जो डाटा निकालेंगे वही आपको दिखा देंगे जो आप जानते हो। देखो ये है, उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके
कुछ भी नया बताने को मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुछ नहीं जानते हो आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के बारे में, उसके बारे में पढ़ाने से मतलब हाँ पूरा नया है, नो नथिंग अबाउट इट। लेकिन जो जानते हो उसी से निकाल के अगर पढ़ाएंगे तो समझने के लिए आसान होगा कि नहीं होगा। और हर क्लास में तो हम लोग वही करें, क्लास 6 में जो बच्चा जानता है उसी के बलबूते पर क्लास 7 का कोर्स बना है, क्लास 7 में जो जानता है उसके बलबूते पर क्लास 8 का, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं नया। ऐसे करके इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यू हैव लर्नड टिल दिस क्लास। तो उसके लिए अगर आपको जानने में इंटरेस्ट रहेगा तभी होगा। तो क्या क्या हुआ जानने में, एक हुआ आपके पास एक इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए और एक इंट्यूशन होना चाहिए। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इज लाइक दिस, मतलब क्या होगा आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन गेस कर रहे हो। सपोजिंग आई टॉक अबाउट एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन, इससे स्मूथ टेल डाला हुआ है, परफेक्टली स्मूथ। आई टेक ए स्पीयर, स्पीयर को यहां से छोड़ दिया, अब वो नीचे आएगा पक्का। कैसे आएगा? स्लाइड करके आएगा कि घूमते घूमते आएगा? सोचो, हड़बड़ी में, इंट्यूशन हड़बड़ी में नहीं बनता है, आपको लगेगा, थोड़ी देर सोचोगे तो अंदर से लगेगा। सोचो, स्पीयर को छोड़ दिए, सर करके आएगा कि घूम घूम करके आएगा? सोचो सोचो सोचो, जिसके लिए कोई नेसेसरी नॉलेज आपके पास नहीं है, यू आर अप्लाइंग योर इंट्यूशन। लॉजिक नहीं है क्यों होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये होगा। परफेक्टली स्मूथ, पूरा तेल डाला हुआ है, ना रफ होगा तो घूम के आएगा नीचे। मान लो ये रफ है तो घूम घूम के आएगा। तो ये जो इंट्यूशन ये कूल माइंड में आता है, शांत होकर बैठोगे सोचोगे तो होगा। मान लो कि अभी और एक एग्जांपल देते हैं, अगर ये स्मूथ होगा तो स्लाइड करके आएगा, आपको पता चल गया। हम लोग इसको कोर्स में पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर कोई एक रस्सी है, दिस रोप इज हैंगिंग वर्टिकली लाइक दिस, आपकी इंट्यूशन की बात चल रहा है। अब अगर इस रोप को मैं थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ के ऐसे सेक कर देता हूँ, आई क्रिएटेड ए वेव। अभी हिलते 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 ऊपर जाएगा ना। जब वो ऊपर पहुंचेगा, ये जो वेव था, ये वेव का लेंथ ज्यादा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? सोचना, कोई लॉजिक तो मालूम है नहीं आपको, रिलेटेड फिजिक्स मालूम नहीं, इंट्यूशन विल हेल्प यू ओनली। योर जीन, आप जो इतने इवॉल्व्ड हो, ह्यूमन रेस में इतना लेटेस्ट प्रोडक्शन है ह्यूमन रेस का, नहीं? सोचो फिर से, ये कोई एक रस्सी ऐसे झूल रहा है, ये रस्सी को पकड़ के मैं इसे थोड़ा सा एक बार सेक कर दिया तो ये हिलते डुलते ऊपर गया। ये जो वेव है, ये वेव का लेंथ होता है, ये वेव का लेंथ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा कि धीरे धीरे छोटा हो जाएगा? सर छोटा या बड़ा नहीं होगा, वेव के बारे में बोलो। सर छोटा हो जाएगा, सर बड़ा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। इंट्यूशन लगाओ, इसमें थोड़ी लॉजिक लगाना है, सोचना है क्या होगा, क्या लग रहा है। बड़ा हो जाएगा सर, बड़ा क्योंकि इधर छोटा होता है, तो ऊपर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, धीरे-धीरे बड़ा हो जाएगा। यू आर करेक्ट, ऊपर जाते जाते बड़ा हो जाएगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी है, इट इज गिवन बाय f इनटू लैम्ब्डा। ये लैम्ब्डा होता है वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वजन, टेंशन बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है टेंशन के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर। मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन। टेंशन समझ में आता है? ये रस्सी में जो टेंशन है, ये अभी अगर ये रस्सी टूट गया तो कहाँ से टूटेगा? नीचे से टूटेगा कि ऊपर से टूटेगा? क्योंकि ऊपर ज्यादा टेंशन है ना, टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, मतलब वेव धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग। आपको लॉजिक मालूम नहीं, लेकिन इंट्यूशन कहता है कि हाँ वेव बड़ा होगा। जब आपके पास राइट इंट्यूशन है तो क्या होगा? आप कैलकुलेट किए, आंसर निकाले, और वो जो आंसर आप निकाले कैलकुलेट करके वो आपकी इंट्यूशन के साथ मैच कर रहा है तो यू बिकम कॉन्फिडेंट। मान लो आपको इंट्यूशन कहता है बड़ा होगा, कैलकुलेट करके निकाले छोटा हो गया, तो यू आर इन डाउट, सर क्या हुआ, सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं। एग्जाम में किए, हाँ किए तो सही है कि गलत है मालूम नहीं, क्योंकि मेरा इंट्यूशन तो सर्टिफाई नहीं कर रहा था। तो आपका सही इंट्यूशन कब आएगा? योर माइंड इज कूल विदाउट एनी एक्साइटमेंट।
समझ में आ रहा है? इंट्यूशन जो है कूल माइंड में आता है, कोई एक्साइटमेंट अगर नहीं है, गुस्सा नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी है ना, तो सही इंट्यूशन आएगा। तो उसके बाद हुआ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, अक्सर अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, हम लोग कैसे समझते हैं मालूम है? हम लोग बहुत, मतलब इंडिया के लोग पर्टिकुलरली बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं। टीचर बोले तो होगा, टीचर बोले तो हो रहा होगा, चाहे मुझे समझ में आए ना आए, सार बोल दिए तो हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हमारे सार बोलते हैं इसलिए हुआ, पर सार नहीं बोलते तो नहीं होता, है कि नहीं? सार बोल दिए हैं, या फिर कोई प्रिंट मीडिया पे आ गया है, बुक पे आ गया है, या फिर आजकल तो यूट्यूब में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया, भी तो लोग विश्वास करने लगे। जबकि जितने सारी चीज यूट्यूब में, व्हाट्सएप में आते हैं, सब सही है क्या? वो तो अभी कुछ दिन पहले दिखा रहा था मेरे को, 2 आम का पत्ता ले लो, नीचे इसको काट दिया ऐसे पत्ते को, इतना बेवकूफ बनाता है वो। आम का पत्ता को ऐसे काट दिया, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा ग्लिसरीन लगा दिया, बालू में गाड़ दिया, पानी डाल दिया, बोले 1 हफ्ते बाद करके फिर से निकाला और दिखाला कि यहाँ पर रूट्स निकल गया। और इसको लेके लगा आम का पेड़ होगा। क्या बात, करते ही नहीं करते लोग? ऐसी बकवास चीजें करते रहते कि नहीं? बहुत सारे बकवास करते रहते। अब आम के पत्ते के नीचे अगर ग्लिसरीन लगा के तुम आम की पेड़ बना दोगे तो हो गया खत्म कहानी, कुछ भी बना देते हैं। और लोग बोलते हैं अरे वाह क्या मेथड है, कैसा बनाया देखो। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब डोंट बिलीव एनीवन, साइंस इज नॉट ऑन मियर बिलीफ। न्यूटन भी जब कुछ चीजें बोले होंगे, हाँ न्यूटन बोले हैं चलो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे करके एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा। उसके ऊपर कितने सारे सेमिनार्स, कितने सारे सिम्पोजियम्स, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हुए होंगे, फिर वेरीफाई किए होंगे जो बोल रहे हो सही है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया होगा। न्यूटन बोले हैं आज बोल दिए कल एक्सेप्ट हो जाएगा। मोदी थोड़ी है कि 500 रुपया कल से नहीं चलेगा, बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये साइंस में कोई भी चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। यू हैव टू आर्ग्यू to your best and you have to keep arguing till you have understood, and once you have understood, अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, don't say our teacher has told, you say the explanation, ये इसलिए होता है। क्या आपको कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे हमारे टीचर बोले थे सूरज पूर्व में उगता है इसलिए वो उगता है। अब बोला नहीं, you have understood कि अर्थ स्पिनिंग, कैसे घूम रहा है अर्थ, नॉर्थ टू साउथ की, साउथ टू नॉर्थ की, ईस्ट टू वेस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट कैसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इसलिए सन इससे निकलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? तो सन ईस्ट से निकलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हैव अंडरस्टूड। कोई पूछेगा व्हाई सन राइजेस इन द ईस्ट, यू विल नेवर से कि हमारे बुक में लिखा है, हमारे टीचर बोले, यू नो द एक्सप्लेनेशन। सो दैट एक्सप्लेनेशन यू हैव गॉट आफ्टर मियर थिंकिंग ओवर इट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। आप कभी मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो, गेम वगैरह, पहले क्या होता है डाउनलोड, फिर क्या होता है इंस्टॉल होता है ना, उसके बाद क्या होता है ओपन। डाउनलोड वाला काम टीचर का, डाटा डाउनलोड करवा दिया तुम्हारे सर पे। इंस्टॉल करने के लिए सोचना है, समझ समझ के ये सही है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो वेरीफाई करो ये गलत डाटा है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिना एक्सेप्ट किए कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है अंदर। उसके बाद एक बार बढ़िया से समझ के इंस्टॉल हो गए, उसके बाद कोई भी कुछ पूछे ओपन करो, कुछ भी गेम है आप आराम से खेल सकते हो, है कि नहीं? एक बार समझ गए, कुछ भी पूछे उसके रिलेटेड, दिन रात क्यों होता है उसके रिलेटेड कुछ भी पूछे आप आंसर बता सकते हो, है कि नहीं? अभी हमारे यहाँ दिन है तो कहाँ पर रात होगा, हाँ औरतों से घूम रहा है, ये सन की तरफ इधर हम है तो इधर ये जो होगा तो डायमेट्रियली अपोजिट में जो होगा उसके पास रात होगा। सिंपल सा चीज है ना? यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग नाउ। तो दैट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुरु भक्त होते हैं, टीचर बोले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना है। मेरे क्लासेस में आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग यू आर कमिंग अक्रॉस। पानी को वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। गीला कपड़ा घर के अंदर कैसे सूख जाता है भैया? क्या बाहर का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? नहीं नहीं। अभी पंखा जोर से चला दो जल्दी हो जाता है। आइस के ऊपर से फ्यूम्स निकलते हुए कभी देखे हो? आइस ब्लॉक तो इतना लो टेम्परेचर, उसमें से कहां से फ्यूम्स निकल के आ रहे? क्या उसके अंदर आग लगा? नहीं नहीं। कभी किसी टैप को खोल दो, यू विल ऑब्जर्व, ये कोई एक टैप है, आप देखो इसमें से जो पानी गिर रहा है वो ऐसे धीरे धीरे नैरो हो जाता है नीचे की तरफ। नहीं क्यों नैरो हो जाता है?
सेम टैप को अगर हम उल्टा पकड़ के रखेंगे तो जो पानी निकलेगा वो ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा नहीं? क्यों? ऊपर जाता है तो यू हैव टू ऑब्जर्व। ट्रेन में जाते हैं तो खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, क्यों? हवा अंदर आता है कि नहीं? अब हवा अंदर क्यों आता है, अंदर से बाहर क्यों नहीं जाता है? यू हैव टू थिंक। सो स्टार्ट कलेक्टिंग व्हाइज फॉर एवरीथिंग and you will see whatever you are asking related to the world around things and beings will be clarified in my class. That is all included in physics. How chemistry biology मत लाना, हाथी का क्यों सुन रहे, कुत्ता का नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, हमारे टीचर नहीं पढ़ा। As long as it is physics, I am there to explain all the whys. हर एक डोर में देखो हैंडल कहाँ लगा है, जहाँ से डोर खुलता है उसके पास, उधर कब्जे के पास क्यों नहीं लगा है? बस नहीं तो you have to stick. Why the ceiling fan, if you notice, is rotating anti-clockwise and the table fan clockwise? Have you ever noticed? हम तो ऑब्जर्व ही नहीं किए होंगे। घर में जाके टेबल फैन ऑन करके देखो, क्लॉकवाइज घूमने लगा, सीलिंग फैन करो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। भाई दोनों भाई दुनिया भर का सारा सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज, सारा टेबल फैन क्लॉकवाइज, एक तो उल्टा केस मिल जाता नहीं। Why? Are you getting? So there are hundreds of mysteries around you which are already been discovered by many people. You have to show your appetite and interest to learn what are the reasons behind. And if at all you can find out a mystery whose reasons are not known to anyone yet, then you become great. समझ में? एक चीज अगर कुछ मिल गया जिसका आंसर दुनिया वाले नहीं दे पाए और आप उसका आंसर निकाल दिए तो बन गए आप हीरो दुनिया के। अपने नाम में डाल सकते हो उसको, ऐसा होने से ऐसा होता है। समझ में ना? दूसरी चीज है, शायद अंडरस्टैंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज, हम जब कोई चीज को करते हैं आप समझ लेते हो ठीक है, लेकिन अपना रीजनिंग नहीं लगाते हो। दूसरा क्वेश्चन दिए तो उसको मैं जैसे किया था आप उसको वैसे ही करते हो, क्योंकि तरीका मिल गया है। हो सकता है कि दरवाजे इजी मेथड टू डू, अब अपना दिमाग नहीं लगाते। दैट इज कॉल्ड बायस्ड थिंकिंग। बायस्ड थिंकिंग समझते हो ना? शायद मैं कभी कभी बोला होगा, वो जोक्स आता है पिटो, बताओ कौन सा माउस का कोई भी लेग नहीं है? अच्छा, कौन सा माउस 2 लेग से चलता है? माउस का कितना लेग होता है? 4? श्योर? देखो सोच रहा है। माउस का कितना लेग होता है? 4। कौन सा माउस आप देखते हो हरदम 2 लेग से चलता है? बोल दे बेटा। मिकी माउस। हाँ कि नहीं? अब तुम बोलना मत, चुप रहो। कौन सा डॉग 2 लेग से चलता है? है ना? अब जैसे वो बोल दिया मिकी माउस, आप लोग क्या सोचे? टीवी वर्ल्ड। हाँ, यहाँ से पूछ रहे तो मिकी के साथ डोनाल्ड जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो तुरंत आपका आंसर आ गया कि नहीं? क्या सारे डॉग का 2 लेग नहीं? तो फिर डोनाल्ड क्यों बोले? All dogs go with 2 legs। लेकिन आपने क्या बोला? डोनाल्ड डॉग। क्यों? क्योंकि कोई मिकी माउस बोला, आपका दिमाग चला गया टीवी में एंड यू आर बायस्ड नाउ। सर वहीं से पूछ रहे हैं मिकी एंड डोनाल्ड। ओह, तो डोनाल्ड डॉग, उसका 2 लेग है, जबकि सारे डॉग का 2 लेग है। इसको कहते हैं बायस्ड थिंकिंग। समझ में आना? हम लोग बायस हो गए सोचने में कोई चीज। तो इंडिपेंडेंटली सोचना है, अलर्टली सोचना है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, हर चीज के लिए आर्ग्यू करना है, वही पूछना है। सेटिस्फाई हो तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ए राइट स्टूडेंट इन माई क्लास, एल्स यू आर नॉट माई स्टूडेंट। स्कूल को पढ़ाने के लिए काफ़ी टीचर बाहर है, अवेलेबल है, आपको बुला भी रहे होंगे फ़ोन करके, आ जाओ मेरे पास पढ़ाएंगे, 20 रुपीज़ डिस्काउंट है, कुछ ऐसे करके बोलते ही बोलते। हाँ, तो बोलेंगे आई नेवर कॉल एनीवन, ऑल आर वेलकम, नो वन इन्वाइटेड। क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो पढ़ाई मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है नहीं। जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, सिर्फ उनके लिए। समझ में? एक बार आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, देन वी गो फॉर एप्लीकेशन।
जो चीज़ आप जानते हो उसको अप्लाई कर पाओगे कोई ज़रूरी है? मैं काफ़ी चीज़ प्रूव कर दूंगा जो आप जानते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। समझ में? जैसे जैसे चलो सोचते हैं, मान लो कि आपने उधर बहुत सारे रेस्टोरेंट पढ़ा है ना, क्या क्या नाम है? रेस्टोरेंट गए हो कि नहीं उधर? मधुबन, क्या क्या है? मधुबन, नॉटी 9 और क्या है? दीपार्क, गोद का दीपार्क, हाँ, और उतना ही, मतलब ये दोनों में ही जाता है ये लड़का और किसी में नहीं जाता। चलो मान लो कि आप पहली बार गए, बोलो कि आज सुबह यहाँ पर जाएंगे, कल सुबह वहाँ पर जाएंगे और कंपेयर करेंगे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, ठीक है, सपोज। और आपने क्या किया, वहाँ पर रोटी मंगाया फॉर एग्जाम्पल। आपने देखा एक रेस्टोरेंट में ये छोटा वाला रोटी मिलता है और दूसरे में बड़ा वाला तंदूर रोटी। ये दिया है 5 सेंटीमीटर वाला साइज वाला छोटा, ये 10 सेंटीमीटर वाला है। ये बोल रहा है कि मेरा रोटी 10 रुपया, जबकि ये बोल रहा है 30 रुपया। तो कौन सा रेस्टोरेंट में चीजें सस्ते हैं? रेस्टोरेंट नंबर 1 और 2। सोचो, बाकी लोग भी सोच रहे हैं कौन से में सस्ते हैं। सेकंड सर, अगर उसका थिकनेस कुछ नहीं, थिकनेस बराबर। सर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, सर। एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप जानते हो कि एरिया इज 5r स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, मतलब ये उसका 4 गुना है। ये 10 रुपया तो 40 होना चाहिए, है 30 रुपया, मतलब है सस्ता। इसको कहते हैं अप्लाई कर पाना। जो आप जानते हो, जो जानते हो उसको अप्लाई कर पाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जानने के साथ साथ एप्लीकेशन करने की एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। समझ में आ कि नहीं आया? तो ये एबिलिटी भी आपके पास होना चाहिए। ये कैसे होता है? बाय योर रीजनिंग। सपोज मैं आपको अभी कहूँगा यू जस्ट मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ से 32 × 38, बताओ कितना होगा। हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता? पहले बोलो। लेकिन क्या सब बराबर समय में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या डिफरेंस है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे आप आगे पीछे हो जाते हो, है कि नहीं? भाई द वे कितना होगा? देखें कौन पहले बोलता है। हाँ बोलो। 1 to 1/6 तरीका मालूम है कि नहीं? अच्छा, अभी ये जो ये जो चीजें हैं हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो एबिलिटी में हमारा डेवलप हो जाए। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन और जो मशीन है उसमें वही अंतर है। मशीन को जितना यूज करोगे उतना घिस जाएगा और धीरे धीरे उसका एबिलिटी घटने लगेगा। कोई नया कार और 10 साल पुराना कार में अंतर तो है ही है। चलते हैं दोनों, लेकिन एक में गुड़गुड़ गुड़गुड़ दुर दुर आवाज होता है, चलते वक्त वाइब्रेशन होता है, वीक हो जाता है, कॉस्ट भी कम हो गया, है कि नहीं? कोई मान लो मशीन है, वो यहाँ से ऐसे पत्थर उठाता है, ऐसे उठा के लाके इधर रखता है। ऐसे 1000 ठो पत्थर उठाने के बाद 5-10 साल के बाद वो मशीन खराब हो जाएगा, फिर उठाएगा तो ऐसे 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 करके आएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई ह्यूमन वो अपनी हाथ से पत्थर ऐसे उठाता है, ऐसे करके रखता है, 10 साल के बाद क्या उसके हाथ दुबले हो जाएंगे कि स्ट्रांग हो जाएंगे? दैट्स द डिफरेंस। आप अपनी बॉडी के जो पार्ट को यूज करोगे वो पार्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, जो पार्ट को यूज करोगे। ये एबिलिटी हमारे अंदर एक हिडन एबिलिटी है, हमें उसको डिस्कवर करना चाहिए। अगर मैं जल्दी जल्दी सोच नहीं पा रहा हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी सोचने की प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा कैलकुलेशन स्लो हो रहा है तो कैलकुलेशन लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। करना क्या है? यू हैव टू मेक ए कॉपी जिसमें क्या लिखना है, 31 × 43 73 × +12, ऐसे करके चीजें पहले खुद से लिख दो। राइट 50 क्वेश्चंस लाइक दिस। सब आता है आपको? Now you put a timer and see how quickly you are able to do all those 50 questions accurately. अगर ये 50 क्वेश्चन को आप 25 मिनट में कर लिए तो आप कहोगे your speed is almost as much required। क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में आपको 45 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे में। 45 क्वेश्चंस, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, डार्क करो, सारी चीज के लिए समय लगते हैं। डार्क करने के लिए भी वो जो ओव्यूल है यहाँ पर उसको डार्क करना होता है, वो भी अगर बाहर चला गया तो स्क्रैच हो जाएगा, प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो वो रीड नहीं करेगा स्कैनर, है कि नहीं? प्रॉपर्ली डार्क करना पड़ता है,
समझना पड़ता है। फिर पता चला कि आप देख लिए, मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है क्वेश्चन पेपर में ए में ये आंसर, बी में ये आंसर, सी में ये आंसर, आप लोग देखे ये आंसर लिखना चाहिए सी, हड़बड़ी में मान लो बी को डार्क कर दिए, वो भी अलर्टली करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज करने के लिए करके 45 क्वेश्चन को 1 घंटे में, तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज गेटिंग मैक्सिमम ऑफ कितना 1 मिनट सोच लो, क्योंकि कुछ तो टाइम इधर उधर जाता ही है कैलकुलेशन करने में। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है। और सपोज एक क्वेश्चन जो आपको पूरा पूरा आता है उसमें ऐसा कुछ है कि ऐसा एक मल्टीप्लिकेशन आ गया और यही निकालने में 1 मिनट निकल गया तो गया आपका काम खत्म। आपको आता है सब कुछ, बट यू डोंट हैव एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट स्पीड, है कि नहीं, ये बात। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप इसके खुद के लिए बना सकते हो, इसे खुद के लिए बनाओ और घड़ी देखो, देखो करो कितने समय में। कभी बैठ के क्वेश्चन बना दो, मम्मी को दे दो बनाने के लिए, मम्मी बोली मैं कि 50 क्वेश्चन करके रख दिया, आपने घड़ी रखा कितने समय में कर लिया, देखो पहला दिन कितना समय लगा, अगले दिन कितना समय लगा, अगले दिन कितने समय लगा। एक दिन में कम नहीं हो जाएगा। पहला दिन 50 क्वेश्चन को 50 मिनट में भी करोगे, उसके बावजूद देखोगे 10 गलत निकल गया। दूसरे दिन 50 मिनट में करोगे तो पता चला 5 गलत निकला। फिर धीरे धीरे टाइम वही रहेगा, एरर्स घटेंगे। फिर जब एरर पूरा सही हो गया फिर वो 50 से धीरे धीरे घटने लगेगा, कभी 40 मिनट हुआ, कोई 35। दिस इज योर ओन प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर स्पीड। समझ में? दूसरा हुआ कि आप कितना स्पीड में करोगे। जैसे कंप्यूटर कितना स्पीड में काम करता है वो उसके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसर होगा तो हाई स्पीड में करेगा। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा है उसका तो स्पीड कम ज़्यादा कर नहीं सकते फ्रीक्वेंसी, लेकिन अपना तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ प्रोसेसर नहीं, कंप्यूटर में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, राम। सुनियो क्या करता है वो, एक मेमोरी है, वो रैंडम है हर चीज के लिए। इट इज ए फ्री माइंड, इट कैन टेक एनीथिंग इनटू इट। जैसे मान लो कि आपकी पेन ड्राइव में कुछ डाटा है और वो पेन ड्राइव में जो डाटा है उस डाटा को आप कंप्यूटर हार्ड डिस्क में उतारना चाहते हो, कॉपी कर दिए, उसको कॉपी सिग्नल दे दिए, कॉपी हो रहा है। जब वो कॉपी हो रहा है कितनी सारी सामान उठा के यहाँ पर ला रहा है एक साथ में, ऐसे करके ला रहा होगा ना, कितना सारा एक साथ लेके आ रहा है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रैम। रैम काफी कम है, इट इज एज गुड है। यहाँ पर कुछ चीजें रखा है, उसको उठा के यहाँ पर रखना है। कोई छोटे बच्चे को बोले वो क्या है, थोड़ा थोड़ा सा उठा के रख रहा है, वो ज्यादा समय लेगा। कि बड़ा आदमी क्या था, ऐसा करके निकाला, बहुत सारा 2-3 बार में रख दिया। इट इज ऑल एबिलिटी ऑफ रैम। तो कितना डाटा को एक साथ यहाँ से उठा के यहाँ पर रख रहा है, कितने सारे डाटा को एक साथ एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो जितना ज्यादा आराम होगा उतना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? जिसका ज्यादा आराम है उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ काम करने के साथ साथ पीछे एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा सकते हो, 2-3 अप्लायंस एक साथ खोल सकते हो, एप्लीकेशंस, है कि नहीं। जिसका रैम कम है, अगर आप मान लो गाना बजा दिए और इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिए तो गाना भी रुक रुक के चलेगा, चल नहीं पाएगा क्योंकि रैम सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारा डाटा हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अपने अंदर भी कुछ रैम जैसा सिस्टम है, वो सिस्टम को भी हमारे भी कुछ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक तो वह प्रोसेसर से बताया, दूसरा हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी एक्टिवेट करना है और उसका स्पीड बढ़ाना है। जैसे आई गिव यू सम एग्जांपल्स। सपोजिंग मैं अपना एक नंबर यहाँ पे देता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है। मैं कहूँगा कि इसको लिखो कॉपी में, सपोज। तो जब कोई लिखेगा, कोई ऐसे दिखेगा, एक बार में लिखेगा, कोई ऐसे दिखेगा, एक बार लिखेगा, फिर दिखेगा, फिर लिखेगा, 3 बार दिखेगा और लिखेगा। मतलब कितना डाटा वो एक साथ उठा रहा है, थोड़ा थोड़ा उठा रहा है। जो देखेगा और एक बार में लिखेगा उसका राम ज्यादा है कि जो 3 बार में उठा रहा है उसका राम ज्यादा है। एक बार 3 बार में कर रहा है उसका राम ज्यादा है। इसका तो ऐसे ही राम कम है। तो अयोध्या जा, उधर राम जी आए अयोध्या में, वहां से राम लेके आओ। एक भजन है ना, राम आए वो गाओ, राम बढ़ेगा। तो कितने सारा डाटा आप एक साथ उतार सकते हो नीचे, वो आपकी रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। क्या आप लोगों को याद रह गया है नंबर? पक्का? श्योर? पूछें? चलो ठीक है। अभी पूछो, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूछेंगे मेरे को। चल बेटा तुम बता।
तुम भी तो 99370 करो। जो हाथ उठा रहे नहीं पूछे क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर में इधर उधर बरगला के। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? पापा का नंबर क्या है? 7008083। हाँ, मेरा नंबर क्या था बोल। बैठ बैठ। तुम्हारे पापा का नंबर क्या है? 9467310139 और मम्मी का? 9467310279 अब मेरा वाला बोल। 9937018347। गलत था। हाँ बोल। सर 9970718। नो। अश्वित को तो याद होगा, वो तो मेरा नंबर जानता है। हाँ, एनीवन एल्स? यस यू। सर 99370 तुम क्या बोल रहे हो? सेम। तुम सेम। तेरे को 993707184। अब देखो अंतर क्या था, वो भी सही बोला, ये भी सही बोली। एक बोला 99370, फिर से बोल दे बेटा। हाँ बोल। सर 993707184। और ये क्या बोली लड़की? बोल दे फिर से। 993707184। डू यू फाइंड द डिफरेंस? यस सर। वो 5-5 का ब्लॉक को उठाया और मेमोराइज किया। ये तो सेम क्वेश्चन को करने के लिए कौन ज्यादा समय लेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला ज्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा? वो तो 25 बार क्वेश्चन को ही पड़ेगा क्योंकि डाटा एक साथ पूरा नहीं जा रहा है। तो क्या बेवकूफ है? नहीं, वो भी अगर कोशिश करेगा तो भी प्रूव कर सकता है। इसको कैसे कोशिश करना है? बुक ले लो, कोई एक पैराग्राफ को देखो और लिखो, जस्ट कॉपी इट, और देखो कि कितना मिनिमम बार में वो पैराग्राफ को तुम अपनी कॉपी में उतार सकते हो ना। मतलब मेजर पार्ट को उठाने की कोशिश करोगे, एक साथ पूरा लाइन को उठाने की कोशिश करोगे तब ना बढ़ेगा भाई। आप अगर घुटने की बल चलने लगोगे, योर बॉडी विल हेल्प यू। आपका ये नी पे जो स्किन है ना, वो थिक बन जाएगा, काला पड़ जाएगा, फिर देखो चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बॉडी का जो पार्ट को यूज नहीं करोगे वो पूरा यूजलेस बन जाएगा। वो 3 इडियट में बोला था ना, इन लोगों का ब्रेन बहुत कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि कभी यूज नहीं हुआ। कभी नहीं यूज हुआ ब्रेन कॉस्टली नहीं होता है, बेकार होता है। जितना ज्यादा यूज करोगे क्या ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा? नहीं, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जितनी ज्यादा सोचोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, वो तो ब्रेन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। कभी आप पढ़ाई तो करते हो, मतलब देखो बायोलॉजी की पढ़ाई, एसएसटी की पढ़ाई, लिटरेचर, उड़िया, हिंदी जो इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हो उसका पढ़ाई, सब अलग अलग टाइप के हैं। वो दिमाग का अलग अलग हिस्सा लगता है। कहीं पे ब्रेन मसल्स यूज होते हैं व्हाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, कहीं पे ब्रेन का रीजनिंग यूज होता है व्हाइल टॉकिंग अबाउट साइंस, कोई ब्रेन का अडेप्टिवनेस यूज होता है व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ये यहाँ पे ये प्रीपोजिशन होगा, क्यों होगा नहीं पूछ सकते, वो लोग कर रहे हैं हम लोग करेंगे, है कि नहीं? तो ब्रेन का अलग अलग हिस्से की डेवलपमेंट होता है। उसमें से कौन से हिस्से पे आप जितना ज्यादा स्ट्रेस दियो कि वो पार्ट स्ट्रांग हो गया। तो राम बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, तभी जाके कोई चीज हम जब करेंगे आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे, नहीं तो सोच नहीं पाओगे। और मेरे को पूछो तो मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे, तुम्हारा क्लास में जो सबसे कम मार्क रखा होगा वो भी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन सकता है अगर वो चाहेगा। प्रॉब्लम ये है कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट हैविंग ए नेचुरल बेंट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टडी, जो कि आपका पूरा बेस बनेगा, फ्यूचर बनेगा। यू ऑल आर गुड कंप्यूटर्स। आपके अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाला गया है वो डिपेंड करता है। कभी कभार टीचर्स मिसकंसेप्शन भी भर देते हैं, कहीं से आप गलत सलत जगह से सीख जाते हो, मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, है ना। और वो मिसकंसेप्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि जिससे हम सीखे उसको इतना विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी बोल देता है, हम विश्वास कर लेते हैं, एंड दे टेक द एडवांटेज ऑफ, है कि नहीं? तो इतना सारा मिसकंसेप्शन हो जाता है, और मिसकंसेप्शन आ गया तो फिर तो सारा गड़बड़ हो गया। कभी कभार सही चीजें तो आता है, लेकिन हमारे अंदर पहले से वायरस रखा हुआ है हमारे कंप्यूटर में। वो वायरस सारी चीजों को क्या करता है? गड़बड़ करवा देता है। नहीं, वायरस कैसे आता है कंप्यूटर में? वायरस कैसे आता है? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करेंगे या फिर किसी पेन ड्राइव में वो पेन ड्राइव डालेंगे,
तो द वायरस गोज इनटू यू बाय डाउनलोडिंग समथिंग, बाय थिंकिंग एविल थिंग्स जो आपको जरूरत नहीं है, जो गोल की तरफ नहीं है, उसके बारे में सोचोगे तो वायरस अंदर जाएगा। गड़बड़ चीजें सोचोगे, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, वायरस डाउनलोड हो गया अंदर। सोच सोच के आप बर्बाद हो सकते हो, मियरली बाय थिंकिंग, है कि नहीं? जो चीज नहीं चाहिए, जो सही नहीं है, सोचना आपके लिए सोचने की जरूरत नहीं, आप सोच लो। सोचने में क्या हर्ज है? मैं थोड़ी कुछ किया हूं, मैं तो सोचा हूं, है कि नहीं? लेकिन सोचने में ही सारा गड़बड़ हो गया, वायरस अंदर चला गया। या फिर क्या क्या फिजिकली आप कांटेक्ट में हो, क्या खाते हो, किसके साथ घूमते हो, क्या करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, जैसे मैं बताया पेन ड्राइव जो लगा है, फिजिकली आप किसके साथ कांटेक्ट में हो, व्हाट इज द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, और क्या टाइप के थॉट्स एंटरटेन करते हो, ये दोनों तरीके से वायरस अंदर जाते हैं। और वायरस जाने से उसका पहला सिम्टम है कि कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। क्यों? वायरस राम में बैठा रहता है। वायरस कहाँ बैठा रहता है? राम में बैठा रहता है। राम तो ज्यादा ऑक्यूपाई वो कर लिया, कहाँ कैलकुलेट कर पाओगे, है कि नहीं? ये सो विश यू ऑल ए वायरस फ्री RAM and good speed of calculation and expecting a very strong appetite for learning and thinking over it without accepting। अगर आप लोग इतना चीज करोगे फिर मेरे स्टूडेंट बनोगे और मस्त बनोगे। काफी कुछ चीजें आप लोग जानते होगे जिसका क्यों आप नहीं जानते हो। What is the area of your circle? How come it is pi r square? हाँ तो हो जाएगा pi r square। प्रूव करो, वही करके जाओ, देखते हैं कहाँ प्रूव करते हो। ये हो गया सर्किल, ये हो गया ट्रायंगल, हाँ फिर हाँ बोलो, यहीं पे बोलो, मैं देखा प्रूव कर सकते हो क्या? इनफाइनाइट ट्रायंगल्स कर देंगे, ठीक है, इनफाइनाइट ट्रायंगल कर देंगे। पाई वाला टर्म कहाँ से आएगा? सर पाई मतलब एक डायमीटर कितना बार सर्कमफ्रेंस में राउंड होता है? वो तो बात एक ही हुआ। This circumference is pi times the diameter, we know it, so it is 2 pi r। क्या बात हुआ? तो वही चीज को घुमा फिरा के बोल रहे हो, है कि नहीं? और वही हम इसी को ही लेके हम डेफिनेशन बना देंगे कि the circumference is equal to pi times the diameter। ये क्यों फिर? क्योंकि सर बोले थे। क्या आप लोग जानते हो आपका पाइथागोरस थ्योरम? क्या है ये P है, B है, H है, क्या रिलेशन है? स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैन यू प्रूव इट? यस। कितने लोग प्रूव कर सकते हैं? अच्छा 1 2 3 4, अस्मित तो कर ही सकता है। चलो आ जाओ, प्रूव करो, हो जाए पानी की पानी, दूध का दूध। कम हियर एंड डू इट नाउ। नोटबुक कहेंगे, सीधा करो, तुम चीटिंग करोगे क्या? आ जा यहाँ पे आ जाओ। कौन आना चाहता है? कौन आना चाहता है? यहाँ पे करो, देखो अस्मित आ जा। जब तक आप लोग नोटबुक में ट्राई करो, अस्मित आ रहा है। अस्मित विल डू इट नाउ। वो पेन को मैं चला नहीं पाता। फिर उंगली से चलाओ। हाँ ये लड़का का नाम अस्मित है। देखो ये देखो ये लड़का का नाम चला। हाँ तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा अंदर बीच में जाओ। हाँ यहाँ पे करो। मिटाते कैसे हैं? हाँ मिटेंगे क्या? ऐसी अंडू कर दे, नीचे अंडू रखा है, ये इधर ये इधर। हाँ ये यह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ इसका हम 4 कॉपीज लेंगे। हाँ ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल अरेंज देम इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। डू इट। यस यस। हाँ दिस इज द राइट एंगल। वो समझ में आ रहा है। हाँ आगे बढ़ो जल्दी। फिर उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
all of these are the identical triangles. तो इन सब में this is the side P, this is B, this is H. वेरी गुड. आगे की कहानी. So now ये सारे all of these are right angles, so we get a square. It is a square because all the side lengths are the same. Now area of the स्क्वायर. तो बोर्ड से बाहर मत चले. हाँ. ठीक. equals to the side length P plus B, this whole thing square, and that is also equal to the sum, the total area of these four triangles plus the area of this square. That's fine. we get That's fine. here. Very good. हाँ. That is So, yeah. P. Yes, sir, ये वाली. ये ना. Yes, yes, हाँ sir. देखा. हाँ. That is H squared plus 4 times हाँ. half of PV. हाँ. तो थोड़ा P to the power B हो गया. एक मिनट रुक. एक मिनट. You are doing very good. I'm happy to see that you are doing it. P to the power B हो गया. ये थोड़ा इसको छोटा कर दे. ये काफी बड़ा जगह ले लिया. बहुत बढ़िया आगे चल रहा है. बढ़िया है. Complete it now. So we know the algebraic identity that P plus B the whole square will be. इसको कैसे अंडू करो नीचे. Yes. अरे कैसे होगा? हाँ. हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि I've not selected the pen. Take the pen. Yes. ये हाँ. P squared plus 2PB plus B squared equals to H squared plus 4 times half PB is again 2PB. These two terms will get cancelled And you and we find. end up with P squared plus B squared equals to H squared. अरे आओ. बहुत बढ़िया. ये जाने क्या सबको समझ में आया है वाला? Yes, sir. हाँ. Yes. देखो. काफी लोगों को आता भी था ये सब चीजें. बहुत बढ़िया है. तो इसलिए तो कह रहा हूँ. पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर डिपेंड करता है. थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए सेम चीज को मैं दोबारा कर लेता हूँ. सेम चीज को मैं कुछ नया नहीं करने वाला हूँ. दोबारा कर लेता हूँ इसको. बस आपको करना क्या है कि यू टेक ए स्क्वायर. ठीक है. ये एक स्क्वायर ले लिया और ये स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है? P plus B. देन यू ड्रॉ सम लाइंस. ये ऐसा आया. ठीक है. ठीक है. फिर ये P plus B ऐसा लिया. फिर ऐसा लिया. फिर ऐसा लिया. अगर मैं ढंग से नहीं बना तो ढंग से नहीं दिखेगा. नहीं क्यों ना मैं ढंग से थोड़ा बना दूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे. स्क्वायर जैसे ही दिख नहीं रहा था. नहीं सर स्क्वायर नहीं यही ले लेता हूँ. इसको घुमा घुमा के रखूंगा. ये हो गया ना. यस. ये हो गया एक. ये हो गया उसका. फिगर बनाने में क्या रखा है? यस. वाह. ये हो गया. ये हो गया. एंड फाइनली ये. बस हो गया. नाउ
एरिया बन गया है इसमें दिस स्क्वायर, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, और ये बन गया ये वाला आपका क्या कहते हैं, ये हो गया आपका स्क्वायर। चलिए इसका साइड लेंथ है b, ये है p, ये है b, ये है p, ये है b, ये है p, ये है b, ये है b, and this is h. Now what he told is coming out to x. आपको कि पूरा बड़ा वाला स्क्वायर का जो एरिया है that is p plus b का होल स्क्वायर is equal to 4 times the area of this triangle 1 2 3 4 क्या है वो हाफ pb है ना प्लस छोटा वाला ट्रायंगल h स्क्वायर। now you expand you get the solution. नहीं ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2pb प्लस प्लस कहाँ पर इक्वल टू ये हो गया 2pb 4 into हाफ प्लस h स्क्वायर वाह वही तो किया था, वो जो किया था मैं थोड़ा सुंदर से कर दिया और नहीं, वो जो किया था वही मैं किया हूँ, कुछ नया नहीं किया हूँ। और देखो काफी लोग इसको यूज करते हैं बट दे डू नॉट नो द प्रूफ। यू ट्राई सीनियर से जो 11-12 में है ना, भैया भैया पाइथागोरस थ्योरम आता है? हाँ आता है, बताओ थोड़ा कैसे हुआ? भैया ऐसे भागेंगे वहां से। काफी भैया लोग आते हैं ना, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ो पढ़ना चाहिए, बहुत सारे प्रवचन देने आते हैं, तो एक तो ऐसे पूछ लेना, इतने स्पीड में भागेंगे वो वापस नहीं आएंगे तुमको कुछ बोलने के लिए। तो उनसे दूर हटने का, दूर भगाने का थ्योरम ए डे कीप्स द भैया अवे। इतना दूर में रखेंगे कि वो वापस आने नहीं देंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेयर करेंगे रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ आवर क्लास टाइमिंग। वी हैव Monday 1 class we have already fixed because we have delayed, so other timing is being accommodated by other groups. We have to take one more group. Still many free times are there, आप लोगों का सुविधा देख के कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की लेक्चर क्लासेस हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।